हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IL फ्रॉम कैन टू कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद यानी चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा था कि राज्यपाल के बारे में और राज्यपाल से इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो भी आपके आर्टिकल्स थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, वो मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। देखिए, इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से लगभग हर एग्जाम में जहाँ कहीं भी GS आती है वहाँ पर इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ईजिली प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने राज्यपाल के बारे में देखा था, तो मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्यों है या मुख्यमंत्री की जरूरत राज्य में क्या है या उसकी भूमिका क्या है, इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कार्यकारी प्रमुख बोलते हैं राज्यपाल को, लेकिन मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की जो भूमिका होती है राज्य में वो क्या होती है, चीफ मिनिस्टर की जो भूमिका होती है। देखिए, राज्य का कार्यवाहक प्रभारी आप कह सकते हैं। ठीक है, कार्य प्रभारी एक तरह से नाम मात्र का कार्य प्रभारी कौन होता है, राज्यपाल होता है। लेकिन मुख्यमंत्री क्या होता है, एक तरह से वास्तविक प्रभारी आप कह सकते हैं या वास्तविक कार्यवाहक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, वास्तविक कार्यपालक होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है, वो राज्य में क्या होता है, वास्तविक राज्य का क्या होता है, कार्यवाहक होता है या कार्यपालक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या भूमिका है मुख्यमंत्री की, ठीक है, वो क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख ना हो क्या, वो कार्यपालक प्रमुख कहलाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो सरकार, जो राज्य सरकार होगी वो सरकार का भी क्या होगा, मुखिया कहलाएगा, सरकार का भी प्रमुख कहलाएगा। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री की भूमिका है राज्य में। तो वास्तविक कार्यपालक माना जाता है, जबकि राज्यपाल नाम मात्र का कार्यपालक माना जाता है। राज्य का वास्तविक कार्य प्रमुख मुख्यमंत्री को कहा जाता है और सरकार का प्रमुख भी मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जब हम बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो ये याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। किस तरीके से की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मुख्यमंत्री जो होता है वो कैसे अपॉइंट किया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जो भी नियुक्त होगा, ठीक है, उसकी नियुक्ति का प्रोसीजर क्या है कि जो भी वहाँ के विधायक दल, जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी, यानी जिस दल ने या जिस पार्टी ने सत्ता हासिल करी होगी चुनाव में, ठीक है, तो वहाँ जिसकी मेजॉरिटी होगी, तो वो सारी जिस पार्टी की भी मेजॉरिटी होगी उसके विधायक दल की बैठक होती है और वो विधायक दल की बैठक में वो क्या करते हैं, अपने नेता का चयन करते हैं। तो एक तरह से उन विधायक दल के नेता को ही क्या माना जाता है, मुख्यमंत्री माना जाता है। और वो फिर अपने विधायक दल के नेता का चयन करके वो प्रस्ताव किसके पास भेजा जाता है, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल फिर उसको क्या करते हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो आप ये याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसकी संस्तुति कौन करता है, संस्तुति कौन करता है, विधायक दल के, जो पूरा विधायक दल होता है वो अपना नेता चुनते हैं और फिर उसकी संस्तुति राज्यपाल को की जाती है और राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि शपथ, ठीक है, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, वो भी राज्यपाल ही दिलाता है। ठीक है, तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री को क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो देखिए, क्लियर कट बात है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उसका चुनाव नहीं होता है मुख्यमंत्री का। आपने देखा होगा आपके जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, तो विधानसभा के चुनाव में जो विधायक जीत के आते हैं, तो जिस सत्ता दल के विधायक की संख्या ज़्यादा होती है, यानी जो पार्टी की मेजोरिटी ज़्यादा होती है, वो अपने नेता का चयन करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, वो प्रस्ताव बना के राज्यपाल को भेजते हैं और राज्यपाल फिर उनको शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी उनके विधायक दल का नेता ही क्या कहलाता है, मुख्यमंत्री कहलाता है। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि ये तो हुई मुख्यमंत्री की बात। हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री अकेले कार्य नहीं करता राज्य में, उसकी सहायता के लिए एक प्रोविजन संविधान में दिया गया है कि राज्य में क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो ये जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। आप देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है और राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के लिए क्या है कि ये देखिए, अब इसकी ज़रूरत क्या है कि राज्यपाल को, मैं आपको सारा डिटेल में बता देता हूँ, राज्यपाल को उसके विवेकाधीन, ठीक है, कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर, यानी उसकी जो विवेक, यानी जो उसका स्वविवेक है, तो विवेकाधीन कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी
अन्य जो भी उसके कार्य हैं राज्य के, ठीक है, अन्य सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए, अन्य सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, यानी जो मंत्रिपरिषद होगी उसका नेतृत्व कौन करेगा? मुख्यमंत्री। नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, ठीक है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद गठित की जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका औचित्य समझ लीजिए कि मंत्रिपरिषद की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो राज्यपाल देखिए सारे काम नहीं कर सकता, तो आपको वैसे भी पता है, राज्यपाल का वीडियो मैंने आपको पहले बताया था उसमें कि राज्यपाल कार्यवाहक प्रमुख होता है, एक तरह से नाममात्र का ही प्रमुख माना जाता है, वास्तविक शक्ति जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में ही होती है, ठीक है। तो राज्यपाल को उसके विवेकाधीन, यानी जो उसके विवेक के अधीन जितने भी कार्य और शक्तियाँ हैं, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी सारे राज्यों को, राज्य से संबंधित जो भी कार्य हैं, तो उसके लिए क्या संविधान में प्रोविजन दिया गया है कि उसके लिए क्या होगा? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी, ठीक है। तो ये, और जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके लिए जवाबदेह होगी? वो याद रखिएगा, वो विधानमंडल के लिए जवाबदेह होगी, विधानमंडल के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद का आप कह सकते हैं कि उसको लीड कौन करता है? मुख्यमंत्री लीड करता है। तो मंत्रिपरिषद गठित की जाती है। यहाँ पर एक आर्टिकल भी याद रखिएगा, और ये सुविधा संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 163, यानी मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा है? 163, यानी मंत्रिमंडल की जो भूमिका है या मंत्रिमंडल बनाई जाएगी राज्यों में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 163 याद रखिएगा। आर्टिकल 163 हमको ये बताता है, अनुच्छेद 163 हमको ये बताता है कि राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्य एवं शक्तियों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के दायित्वों के निर्वहन के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 163 आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 163 का संबंध किससे है, तो 4 ऑप्शन आपके बना देगा, या फिर ये पूछ लेता है कि मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 163। अब यहाँ पर एक और बात जानने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंत्री जब बनेंगे, मंत्रिपरिषद से मतलब मंत्रियों का समूह, ठीक है, तो वो मंत्री बनाए जाएंगे, ठीक है। अब मंत्री जब बनाए जाएंगे, ठीक है, तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए मुख्यमंत्री डायरेक्टली क्या नहीं करता? मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, लेकिन किसकी सलाह पर की जाती है? मुख्यमंत्री की सलाह पर, ठीक है, यानी उसको एडवाइस कौन करेगा? मुख्यमंत्री ही एक तरह से प्रस्ताव बना के भेजेगा कि इन लोगों को मंत्री नियुक्त करना है, ठीक है, और वो ऑफिशियल तौर पे कौन उसको अपॉइंट करेगा? मंत्री को अपॉइंट कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो ये याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री के परामर्श पर या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती कराते हैं, वो आंसर मुख्यमंत्री लिखाते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह होगी, लेकिन वास्तविक रूप से उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। कोई भी मंत्री हो, ठीक है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ठीक है, लेकिन सलाह कंपलसरी किसकी है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रपोजल कौन भेज रहा है उसको, ठीक है, वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही भेजा जा रहा है कि अमुक व्यक्ति को क्या किया जाए? मंत्री बनाया जाए, ठीक है। तो मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो मंत्रियों की संख्या से संबंधित है, ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा 91वां अमेंडमेंट, ठीक है, 51वां संशोधन, तो 91 अमेंडमेंट एक्ट जो आपका आया था, 91 अमेंडमेंट एक्ट, और ये आपका आया था 2003 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 2003 में 91 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, यानी संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है, ये एक सीमा निश्चित कर दी गई है कि किसी भी राज्य के द्वारा किसी भी राज्य में उसकी विधानसभा, देखिए यहाँ सीधे मतलब विधानसभा से है, यहाँ विधान परिषद से मतलब हमारा नहीं है, विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के 15%, ठीक है, से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं किए जा सकते।
तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि 2003 में जो 91th अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था उसके अनुसार ये सुविधा प्रदान की गई है भारतीय संविधान के द्वारा कि किसी भी राज्य में उसकी विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या होगी, जितने भी कुल सदस्य वहाँ पर विधानसभा में होंगे, उसके 15%, उसके 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते उस राज्य में, ठीक है। लेकिन इसमें एक मिनिमम की भी सीमा है, याद रखिएगा। ये तो मैक्सिमम हो गई। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, 15 ही मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया भी याद रखिएगा। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि न्यूनतम किसी भी राज्य में न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम 12 मंत्री अवश्य होंगे, ठीक है। न्यूनतम संख्या भी निर्धारित कर दी गई है इस एक्ट के द्वारा कि न्यूनतम कितने मंत्री होंगे, 12 मंत्री। और इनमें ये याद रखिएगा कि ये मुख्यमंत्री सहित है, ठीक है। इसमें भी चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया है और ये जो 15% होंगे ये मुख्यमंत्री को मिलाकर ही होंगे, मुख्यमंत्री को इसमें अलग से नहीं माना गया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, साथ ही साथ 12 से कम नहीं हो सकती। तो मुख्यमंत्री इसी में इंक्लूड है, याद रखिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में आपको शायद पता हो, ठीक है, कि 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। तो 70 विधानसभा सीटों के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वो जो वैल्यू आती है वो उसका 15% आप निकालेंगे, 10.5, तो उसको राउंड फिगर में 11 मान लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने नियुक्ति हो सकते हैं, केवल मुख्यमंत्री को मिलाकर 11 ही मंत्री नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है। अब बात याद आती है न्यूनतम कितने करने हैं, 12, तो इसीलिए यहाँ पर 12 हैं। आप याद रखिएगा, अगर वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री में उत्तराखंड में मंत्रियों की संख्या कितनी, 8 है, और एक मुख्यमंत्री हो गए तो 9 हो गए, और 3 पोस्ट अभी भी वैकेंट चल रही हैं। तो 11 का आंकड़ा बन रहा है, लेकिन आपको पता है कि न्यूनतम क्राइटेरिया भी है, 12 फुलफिल करने हैं, तो इसलिए कितने हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। अब वो राज्य सरकार के ऊपर है कि वो मंत्री पद को खाली भी रख सकती है, जैसे उत्तराखंड में अभी 3 मंत्री पद खाली चल रहे हैं, ठीक है। तो 8 मंत्री हैं, एक 9वें मुख्यमंत्री को आप मिला दीजिए तो 9 पोस्ट हो गई और 3 पोस्ट वैकेंट चल रही हैं। ये मैंने आपको उत्तराखंड का एग्जांपल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिएगा कि 2003 में जो 91th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत ये सुविधा प्रदान की गई है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में उसकी कुल विधानसभा की सीटों के 15% से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं किए जा सकते। साथ ही साथ न्यूनतम मिनिमम कितने हो सकते हैं, वो 12 हो सकते हैं, ठीक है। 12 से कम भी आपको नहीं रखने हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें कंडीशन इम्पोज की गई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये मिनिमम का क्राइटेरिया क्या है और मैक्सिमम का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी, ठीक है। अब बात ही आ जाती है, हम यहाँ पर ये जैसे हमने देखा कि शपथ ग्रहण, ठीक है। तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, आपने देखा होगा कई बार शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है। तो राज्यपाल के द्वारा ही मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। तो मुख्यमंत्री को भी शपथ राज्यपाल दिलाते हैं और मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। तो शपथ और नियुक्ति भी दोनों की आप कह सकते हैं ऑफिशियली तौर पर किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा ही होती है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें कितने प्रकार के मंत्री होंगे, ठीक है। तो देखिए मुख्यतः जो मंत्रियों के प्रकार की हम बात करते हैं तो एक होते हैं कैबिनेट रैंक के मंत्री, ये भी जानना बहुत जरूरी है, जिनको हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। और इसी में एक क्राइटेरिया आप जोड़ सकते हैं, वैसे वो राज्य मंत्री ही होते हैं, लेकिन कई बार क्या देखने में आता है कि कई सारे राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं बेसिक क्राइटेरिया जो है वो 2 का ही है, लेकिन जनरली आप किसी भी स्टेट में देखते होंगे तो 3 प्रकार के मंत्री आपको मिलते होंगे। वो कैसे बनते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए जो भी बड़े मंत्रालय होते हैं या जो बड़े बड़े विभाग हैं, जो राज्य सरकार के अहम विभाग होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा उसके पास बहुत ही अहम विभाग होंगे, जैसे कि वित्त, फाइनेंस हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गई, ठीक है, कृषि हो गई, क्योंकि आपको पता है कृषि प्रधान देश है भारत, ठीक है। और आप कह सकते हैं गृह विभाग हो गया, ठीक है, वो मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं आदि, ठीक है। तो ये सब जो बड़े बड़े विभाग हैं, ठीक है, तो ये कैबिनेट, इन पे जो भी मंत्री नियुक्त किया जाएगा या जिस मंत्री को देंगे वो कैबिनेट मंत्री होगा, ठीक है। तो इनकी देखरेख के लिए जो मंत्री नियुक्त किया जाता है वो कैबिनेट मंत्री हुआ, ठीक है। राज्य मंत्री क्या होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि वित्त मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है कहीं पर, या गृह मंत्रालय कहीं पर बहुत बड़ा मंत्रालय है, तो गृह मंत्री एक कैबिनेट मंत्री होगा, उसकी सहायता के लिए क्या कर दिया जाता है, एक राज्य मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। यानी राज्य मंत्री किसके अधीन होते हैं, कैबिनेट
मंत्री के अधीन होते हैं, वो उसके उनके साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ विभाग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, यानी उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बैठा होगा, उनको स्वतः ही क्या करना होगा, वो विभाग देखना होगा, तो उनको बोला जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो ये विधानमंडल के पास अधिकार होता है कि वो किसको कैसे बना रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर ये सारे दायित्व बांटे जाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री आप याद रखिएगा, राज्य मंत्री किसके साथ काम करेंगे, उनके ऊपर एक कैबिनेट मंत्री बैठा होगा। जो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, वो अपना ही जो उसको प्रभार मिला होगा, ठीक है, उसको देख रहा होगा। लेकिन उसका रैंक क्या रहेगा, वो राज्य मंत्री के, इनका रैंक सेम ही है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री एक ही है। बस यहाँ पर इसको थोड़ी सी क्या है कि इसके साथ इसके ऊपर एक कैबिनेट मंत्री बैठा होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो भी होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, वो खुद ही उस विभाग को क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। तो ये अंतर है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं कि बेसिक क्राइटेरिया तो दो का ही है, लेकिन आपको 3 प्रकार के मंत्री हर स्टेट में मिलते होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पर आ जाती है। अब एक चीज इसमें ये भी याद रखनी है कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सीधे सीधे मंत्रिमंडल विधानमंडल की बैठक में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। लेकिन राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डायरेक्ट रूप से उसमें बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते। वो तब तक हिस्सा नहीं ले सकते जब तक उनको विशेष रूप से आमंत्रित ना किया जाए, यानी उनको एक विशेष प्रकार से आमंत्रित किया जाता है, तभी वो उस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। अदरवाइज कैबिनेट रैंक के मंत्री मुख्यमंत्री के साथ हर बैठक में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जबकि राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को अगर उस बैठक में हिस्सा लेना है तो उनको पहले क्या करा जाता है, विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, तभी वो उस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि बैठक में डायरेक्ट रूप से हिस्सा नहीं ले सकते राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो ये बात भी इसमें याद रखनी है कि मंत्रिमंडल की बैठकों में एक तरह से मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री ही भाग ले सकते हैं, और राज्य मंत्री और राज्य मंत्री कंडीशन के साथ उसमें भाग ले सकते हैं यदि उनको विशेष रूप से क्या किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो इतने प्रकार के मंत्री आपको हर स्टेट में देखने को मिलेंगे मंत्रिपरिषद के अंदर। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं कि मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ मैंने बताया आपको राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। साथ ही साथ वेतन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो मंत्रिमंडल के या जो मंत्रियों के वेतन होंगे, ठीक है, मंत्रिमंडल के वेतन भत्ते, ठीक है, आदि का निर्धारण, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये निर्धारण कौन करता है कि इनका इतना वेतन होगा, आदि का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। विधानमंडल में आपको पता है विधानमंडल सामान्यतः 2 उससे बनता है, विधानसभा और प्लस विधान परिषद। जिन राज्यों में ये दोनों हैं वहाँ पर विधान मंडल बनेगा एक तरह से, जिन राज्यों में विधानसभा ही है तो वहाँ विधानसभा को ही क्या कर सकते हैं, विधान मंडल कह सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर विधानमंडल बनता है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें याद रखनी है आपको कि जो मंत्री नियुक्त होगा, ठीक है, तो मंत्री जो नियुक्त होगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि विधानसभा का ही सदस्य हो। जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें कि विधानसभा के साथ साथ वहाँ पर विधान परिषद भी है, तो मंत्री विधानसभा का सदस्य ये जरूरी नहीं है, वो विधान परिषद का भी सदस्य होता है। यानी दोनों सदन में से किसी एक सदन का वो क्या होना चाहिए, सदस्य जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई विधानसभा में कोई विधायक नहीं जीत पाया, ठीक है, और वो विधान परिषद का सदस्य या विधान परिषद से चुन के आ जाता है, तो भी वो मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, और जिन राज्यों में विधानसभा है तो उसको विधानसभा का सदस्य होना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ विधान परिषद की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में वो मान्य वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि विधान मंत्री बनने के लिए केवल विधानसभा का सदस्य होना ही आवश्यक, मतलब एक आवश्यक शर्त नहीं है। अगर आप विधान परिषद के सदस्य भी हैं तो भी आप मंत्री के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो विधानसभा या विधान परिषद किसी एक सदन में से अगर आप सदस्य के रूप में मंत्री को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखिएगा। तो वेतन का मैंने बताया विधानमंडल ही निर्धारित करता है कि उनका वेतन क्या होगा, क्या क्या भत्ते उनको मिलेंगे। इसीलिए देखिए स्टेट टू स्टेट ये डिफर करते हैं। हर राज्य में मंत्रियों के वेतन भत्ते आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के राज्य विधानमंडल ने वो अलग अलग तरीके से निर्धारित किए हुए हैं। दिल्ली में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग मिलेगा, उत्तराखंड में आपको अलग मिलेगा, पश्चिम बंगाल में अलग मिलेगा। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से राज्य विधानमंडल के ऊपर है। ठीक है, कि उनके क्या वेतन होंगे और क्या भत्ते होंगे। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन आपको याद रखनी है कि मंत्री यदि, ठीक है, लगातार, ये पॉइंट भी आ जाता है, लगातार 6 माह तक किसी भी सदन से मतलब यहाँ हमारा राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है, जहां कहीं से भी वो चुन के आया होगा, किसी भी सदन से अनुपस्थित रहने पर
मंत्री पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री है और लेकिन वो लगातार 6 माह तक, ठीक है, सदन से अनुपस्थित रह रहा है, वो जिस सदन से भी चुन के आया, विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है, तो अपने जिस सदन से चुन के आया उस सदन में वो लगातार 6 महीने तक अनुपस्थित रह रहा है, तो उसका मंत्री पद क्या हो जाता है, छिन जाता है, वो मंत्री नहीं रह सकता, वो अयोग्य घोषित हो जाता है। ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखिएगा, लगातार 6 माह तक अनुपस्थित रहने पर। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो भी आपको समझना है। वेतन का हो गया, ठीक है, मैंने आपको शपथ का बता दिया, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री की शक्तियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद का नेता होगा। सबसे पहला तो उसकी भूमिका यही है, मंत्रिपरिषद का नेता व सरकार का मुखिया। ठीक है, तो सरकार का वास्तविक प्रमुख होगा वो, जो मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री द्वारा संस्तुत व्यक्तियों को ही मंत्री बना सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अनुशंसा मुख्यमंत्री ने नहीं करी है, ठीक है, तो राज्यपाल डायरेक्ट, देखिए, नियुक्ति राज्यपाल को करनी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बिना मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो राज्यपाल, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही, उसके बिना नहीं कर सकते। ठीक है, कि अनुशंसा या उसके प्रपोजल पर ही किसी को मंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, किसी को मंत्री नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि मुख्यमंत्री चाहे तो मंत्रियों के विभागों में, अब मंत्रियों को विभागों का आवंटन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मंत्रियों के विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आवंटन या उसमें फेरबदल। ठीक है, वो चाहे तो उसको बदल भी सकता है, फेरबदल मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक तरह से उसकी शक्ति है मुख्यमंत्री की, कि वो चाहे तो मंत्रियों के विभागों के आवंटन उनको आपस में बदल भी सकता है और उनके विभागों का आवंटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट बनता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि मतभेद होने की स्थिति में वो चाहे तो, ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि किसी मुख्यमंत्री का किसी मंत्री से क्या हो गया, मतभेद हो गया। ठीक है, ये काफ़ी बार देखने में आता है हमारे भारत में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो याद रखिएगा कि मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री के पास ये दायित्व, मतलब एक तरह से कार्य, उसकी शक्ति है। ठीक है, मुख्यमंत्री मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। ठीक है, वो उससे रिजाइन करने को कह सकता है। ठीक है, एवं साथ ही क्या कर सकता है, एवं राज्यपाल से, ये पॉइंट भी समझ लीजिएगा, राज्यपाल से उसे बर्खास्त, यानी उसे मंत्री पद से बर्खास्त करने की सलाह भी देता है। तो मुख्यमंत्री के पास ये पावर है। ठीक है, वो चाहे तो क्या कर सकता है, किसी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए उससे त्यागपत्र मांग सकता है, उसको त्यागपत्र देने के लिए बोल सकता है, और साथ ही साथ राज्यपाल से ये अनुशंसा कर सकता है या राज्यपाल को सलाह दे सकता है कि आप इस मंत्री को क्या करिए, बर्खास्त करिए। ठीक है, तो ऐसा तब होता है जब मतभेद की स्थिति आ जाती है किसी मंत्री के साथ, ठीक है, मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री को पावर है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री का एक और कार्य है, या आप कह सकते हैं शक्ति है। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद की जो भी बैठकें होंगी, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सारी बैठकों की अध्यक्षता, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत कराते हैं। मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होंगी उन सब की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। याद रखिएगा, आप कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने पद से त्यागपत्र देकर, अगर मुख्यमंत्री चाहे अपने पद से त्यागपत्र देकर, और वो त्यागपत्र किसे देगा, राज्यपाल को। ठीक है, याद रखिएगा,
त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। देखिए ऐसा होता है, आपने कई बार देखा होगा अलग अलग राज्यों में, अगर कहीं पर भी मुख्यमंत्री बदला जाता है तो उसके साथ साथ पूरी मंत्रिपरिषद भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो सारे मंत्री क्या होते हैं, या उसमें जो भी फेरबदल करना होता है, कुछ नए मंत्री भी आ जाते हैं या कुछ पुराने ही होते हैं, तो उन सबको क्या होना होता है, नए मुख्यमंत्री के साथ साथ दोबारा से शपथ ग्रहण लेनी होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मंत्रिपरिषद पूरी तरीके से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मुख्यमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने उससे क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का वो त्यागपत्र माना जाता है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जब जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा वो शपथ लेगा, तो उसके साथ जो भी मंत्री बनाए जाएंगे, ठीक है, वो मंत्री भी क्या होंगे, चाहे वो रिपीट किए जाएं या नए बनाए जाएं, उन सबको क्या करना होगा, दोबारा से शपथ ग्रहण करनी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री के अपने पद से त्यागपत्र देते ही मंत्रिपरिषद का भी अस्तित्व एक तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर उसका क्या होता है, नए सिरे से गठन होता है नए मुख्यमंत्री के साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखिएगा, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट होता है कि मुख्यमंत्री के पास ये भी पावर होती है कि वो राज्य नियोजन बोर्ड का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य नियोजन बोर्ड, जो स्टेट प्लानिंग बोर्ड होता है, ठीक है, का अध्यक्ष कौन होता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो उसका आंसर क्या है, मुख्यमंत्री। तो राज्य नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, ये पदेन अध्यक्ष है एक तरह से। ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, राज्य नियोजन बोर्ड का अध्यक्ष माना जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री की शक्ति एवं कार्य थे, और साथ ही साथ मैंने मंत्रिपरिषद के बारे में भी आपको बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।